बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम सेट्स एंड फंक्शन यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। तकरीबन 20 एमसीक्यूज हैं। तो आज हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और फिर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको बताएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। और मैथमेटिक्स का जब पेपर आता है बोर्ड का, तो जब एमसीक्यूज सेक्शन ए में दिए जाते हैं तो एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। तो जब आप एक एमसीक्यू सही कर लेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसमें तुक्का जो वो नहीं लगाना है, आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर सही लगेगा तो वो आपने लिख देना है। तो पहला एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज सबसेट ऑफ एन, के इनमें से कौन सा सबसेट है एन का। एन मतलब नेचुरल नंबर्स, और पहला ऑप्शन है जेड मतलब इंटीजर्स, बी का ऑप्शन है रेशनल, एंड सी का ऑप्शन है ई मतलब इवन नंबर, एंड डी ऑप्शन है पी मतलब प्राइम नंबर्स। तो हमने ये देखने के ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सबसेट कौन कहलाएगा एन का, मतलब नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहले हम जेड को देखेंगे, इंटीजर्स को, कि इंटीजर्स के जो नंबर्स हैं वो जो नेचुरल नंबर में आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो जेड है, जेड के अंदर देखें इंटीजर्स के अंदर माइनस वाली नंबर भी आते हैं और 0 भी आते हैं, तो वो तमाम के तमाम नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में है क्यू मतलब रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर भी हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आते। ठीक है, और सी ऑप्शन है हमारे पास ई मतलब इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का सेट आपके पास क्या होता है, ये 0 2 4 6 8 10 एंड इस तरीके से कंटिन्यू रहता है। तो ये 0 भी नहीं आ रहा, तो मतलब ई भी नहीं हो सकता। डी का हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पी मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से। तो मतलब जो पी के तमाम एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी सबसेट है एन का। हम इसको यूं लिख सकते हैं, पी सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि प्राइम नंबर है, पी मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, और सेकंड इसका एमसीक्यूज है टेबुलर फॉर्म ऑफ ए की टेबुलर फॉर्म हमने लिखनी है। और ए हमें क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 25। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर इक्वल 25 दिया गया है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल 25। तो यहाँ पर हम स्क्वायर को खत्म करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जस्ट आ जाएगा एक्स इक्वल प्लस माइनस 25 का अगर हम रेडिकल मालूम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा जस्ट 5। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी सही होगा। सेकंड का क्या आंसर आएगा, बी। और बी का ऑप्शन हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, माइनस का 5 और 5, क्योंकि देखें एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो -5 और 5 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज क्या है, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट हैं ए और बी, इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर पेयर ऑफ बी, मतलब जो नंबर्स हैं ऑर्डर पेयर के सेट ए के अंदर वो इक्वल हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ सेट बी के। तो यहाँ पर हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए सबसेट बी है तो ए सबसेट बी तो नहीं हो सकता। और सेकंड हमारे पास है बी इक्वल ए, तो इक्वल की बात भी हमारे पास ऑर्डर पेयर में यहाँ पे नहीं क्लियर है, तो बी इक्वल ए भी नहीं हो सकता। सी के अंदर क्या है, सी ए कुछ भी नहीं है। चलिए पहले डी को देखते हैं। डी कहता है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए प्रॉपर सबसेट बी का, तो ये भी आप लोगों को पता है कि ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबसेट और प्रॉपर सबसेट की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। तो बी इक्वल ए हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है। तो सी ऑप्शन के अंदर हमें कोई भी चीज़ नहीं दी गई, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन के अंदर हम ये लगा सकते हैं कि दोनों सेट जो ए और बी का सेट है वो इक्वलेंट हो सकते हैं, मतलब दोनों सेट के अंदर जो तादाद है एलिमेंट्स की वो बराबर हो सकती है। अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वलेंट बी, ए इक्वलेंट बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारे पास एमसीक्यू से एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 1, मतलब जो नंबर्स का ताल्लुक है एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 नेचुरल नंबर के अंदर हम देखते हैं 1 से लेस देन क्या आएगा, 1 से छोटा तो कुछ आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में,
तो खाली सेट इसका आंसर होगा, मतलब सी हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। सी मतलब नल सेट, उसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तो ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास है पांचवा एमसीक्यूज। पांचवा एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, इफ सेट ए बराबर है 1 2 3 4 एंड सेट बी बराबर है 2 4 6, तो यहाँ हम बताएंगे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होगा। देखें, हमने मालूम करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तो ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और बी का सेट हमारे पास है 2 4 6 2 4 6। ठीक है, अच्छा ये रफ वर्क मैं यहीं पर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एमसी को समझ में आ जाए। उसका सोल्यूशन भी ज़रूरी है, सिर्फ हमने अंदाज़ा और तुक्का नहीं लगाना, सॉल्व करना है और उसके बाद हमने अपना आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो देखिए, जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आती है तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कट जाते हैं, 2 4 एंड 2 4 ये कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, जो एलिमेंट्स अब बच जाएंगे वो हम आंसर में लिखेंगे 1 3 एंड 6। ठीक है, तो 1 3 6 ऑप्शन आपका कौन सा सही कहलाएगा यहाँ पर, डी। लेकिन हमने ऑप्शन को नहीं देखा था, जस्ट हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमारे पास आंसर है 1 3 6, तो हमने अपने ऑप्शंस में देखा तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके सामने इसका लिख भी देते हैं 1 3 और 6। ठीक है, ये आपके 5 एमसीक्यू सॉल्व हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब एमसीक्यू 6। विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कौन सा ऑपरेशन है जो कम्यूटेटिव नहीं होता। सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जिसके अंदर यूनियन भी हमारे पास कम्यूटेटिव होता है और इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, और दो रह गए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सा नहीं होता। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस तो अभी हमने किया है। देखिए हमारे पास ये दो सेट थे, ये ए का और ये बी का। अगर हमने इन दोनों को चेक किया तो 1 3 6 आंसर आ गया। चलिए हम ऐसा करते हैं, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए को सोल्व करके देखते हैं। तो पहले बी का सेट लिखा जाएगा जो कि है 2 4 6, फिर लिखा जाएगा ए का जो कि है 1 2 3 एंड 4। ये थोड़ा सा मैच हो रहा है इसके साथ, लेकिन आप समझ जाइएगा 2 और 4 यहाँ से कट होगा क्योंकि 2 और 4 सेम है। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 एक 3 और एक 6, मतलब यही सेम आंसर आएगा। बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए का भी हमारे पास आ जाएगा 1 3 और 6, मतलब ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन तीनों के ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन डिफरेंस का नहीं होता। क्योंकि डिफरेंस का इसलिए नहीं होता, जब हम माइनस का साइन यूज करते हैं तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको कट करने के बाद जो पहले सेट में हमारे पास रह जाता है सिर्फ वही आंसर में आता है, तो इसलिए इनका आंसर चेंज हो जाएगा। तो छठे का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के अंदर क्या है, डिफरेंस। तो यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंस जो है वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करता। तो एमसीक्यू 7 है कि एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू पी मतलब प्राइम नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू मतलब रेशनल नंबर्स। तो यहाँ कहते हैं कि जो आपने नंबर्स लिखने हैं वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए और रेशनल भी होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है, पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर और रेशनल नंबर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में सेम होंगे, ठीक है। और पी यूनियन क्यू करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन सही है। देखें, पी यूनियन क्यू करेंगे तो प्राइम नंबर भी सारे आ जाएंगे और रेशनल भी सारे आ जाएंगे, और सवाल में भी हमें यही कहा गया है कि एक्स बिलोंग कर रहा है पी से भी और क्यू से भी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 7 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, क्योंकि पी यूनियन क्यू जब हम करेंगे तो तमाम प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे और रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है 8, एक्स एड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो यूनिवर्सल सेट से कर रहा है, एंड एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी से। मतलब जो एक्स है वो बिलोंग करता है किससे, यूनिवर्सल से, मतलब यूनिवर्सल के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। और जो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, देखें ये नॉट बिलोंग्स टू, जब ये कट कर देते हैं तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी से। मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे वो यूनिवर्सल के आएंगे लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के नहीं आएंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं, फिर यूनिवर्सल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। क्यों सी होगा, क्योंकि देखें हम इसको सी ऑप्शन हमारे पास ये है एमसीक्यूज 8 का, जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब आप यूनिवर्सल के सेट में से ये वाले नंबर्स को माइनस करवा देंगे तो आपका आंसर यही आएगा। और देखें कह रहे हैं सवाल में कि x बिलोंग करता है यूनिवर्सल से, लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा a इंटरसेक्शन b से, मतलब a इंटरसेक्शन b वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो जब हम इसको यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे a इंटरसेक्शन b को, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे यूनिवर्सल के सेट में से,
फिर जो रह जाएंगे वही हमारे पास आंसर में आएंगे। तो इसका मतलब है ये हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मुझे ऑप्शन लिखना था पहले। चलें, 8वें का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सी, तो ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, 9 हमारे पास है कि फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, इफ ए यूनियन बी इक्वल यूनिवर्सल, अगर ए यूनियन बी हो यूनिवर्सल के बराबर एंड ए इंटरसेक्शन बी हो नल सेट के बराबर, देन ए एंड बी आर डैश। तो देखें, ओवरलैपिंग तो वो होते हैं जो हमारे पास दोनों सेट्स में कोई सा भी एक एलिमेंट मैच कर रहा हो। ठीक है, और इक्वल सेट वो होते हैं जो दोनों सेम हो। तो ये हमारे पास हम पढ़ के आए थे 17.1 में या 2 में एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल का सेट हो, ठीक है, और एक ए का सेट और एक बी का सेट हो, वो दोनों बिलोंग करते हो हमारे यूनिवर्सल सेट से, तो जब हम ए यूनियन बी मालूम करें तो जवाब आ जाए हमारे पास यूनिवर्सल, तो ये कहलाता था एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, एंड अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मालूम करें जवाब आ जाए नल सेट, तो देखिए हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट होंगे। मिसाल के तौर पे मैं यूनिवर्सल का सेट लेता हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, और ए का सेट में ले लेता हूँ 1 एंड 3 और बी का सेट में ले लेता हूँ 2 एंड 4। ठीक है, जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा यूनिवर्सल के बराबर। 1 2 3 4 करेंगे, देखें ए यूनियन बी करते हैं तो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे तो वो यूनिवर्सल के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इन दोनों में कोई सा भी एलिमेंट सेम नहीं है तो वो नल सेट आ जाएगा। यहाँ तक बात थी एग्जॉस्टिव की। एक अलग से कंडीशन थी ए इंटरसेक्शन बी वाली जो कि नल सेट के बराबर आती है, तो ये कहलाता है सेल्स। क्या कहलाता है ये? सेल्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं तमाम के तमाम सेट्स को, तमाम की तमाम चीज़ों को, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो देखें, ये जब बातें समझ में आती हैं, रिव्यू एक्सरसाइज क्या होती है कि आप इसको रिव्यू कर रहे हैं, जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको आप रिव्यू कर रहे हैं। जब आप 17.1 से लेकर 17.5 तक मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं, एक एक चीज़ मैंने डिटेल से समझाई है अपने जितने मैंने 5-6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो जब आपका रिपीट में रहेगा तो आपको सारी बातें याद रहेंगी और समझना आसान हो जाएगा। अगर आप एक दफ़ा एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको आप उठाकर नहीं देखते वापस, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो ये सबसे बड़ा एक मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक दफ़ा सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको फिर रिपीट नहीं करते हैं। जब रिपीट नहीं करते तो वो फिर भूल जाते हैं, फिर वो सारी बातें समझना उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना वो जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ ली हैं वो आप उनको रिपीट में रखें, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें, तो आपको इंशाल्लाह कोई भी बात नहीं भूलेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 10 कहता है कि हमारे पास एक ए का कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एंड देन वापस कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 3 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट है सेट ए पर। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें? देखिए, एक फार्मूला था इतना कि जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता था तो वो ए के बराबर होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए के बराबर, बट यहाँ पर तीसरा कॉम्प्लीमेंट भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लेता हूँ, जैसे मैंने ये एक सेट ले लिया ना, यूनिवर्सल का सेट मेरे पास पहले से था 1 2 3 4 और ए का सेट है 1 और 3। ए का सेट क्या है? 1 3। फिलहाल बी को हम रहने देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ ए की बात हो रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या आंसर आना चाहिए इसका। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करना होगा? यूनिवर्सल माइनस ए करना होगा हमें। तो यूनिवर्सल में से जब ए को माइनस कर देंगे, 1 3 को माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 4 आ जाएगा। 2 एंड 4 ए के कॉम्प्लीमेंट का, मतलब यूनिवर्सल माइनस ए लिखें या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें, ए की बात होती है। तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, जवाब आ गया 2 एंड 4, ठीक है। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, मतलब 2 4 को वापस हमने किस में से माइनस करना है? यूनिवर्सल के सेट में से। जब ए के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है 2 4, इसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, देखें 2 4 से 2 4 कट कर देंगे तो जवाब क्या बचेगा? 1 और 3। तो मतलब क्या हुआ? ए के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 किसके बराबर है? सेट ए के बराबर है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट मालूम करना, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो ए के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अभी हमने चेक भी कर लिया कि जब डबल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो 1 और 3 आंसर आ रहा है। अब ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। देखें, ए के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर आ गया है 1 और 3, 1 और 3। अब इसको हमने यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवाना है। जब 1 3 और 1 3 जब हम माइनस करवा देंगे तो क्या बचेगा? 2 4 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास? 2 4। इसका जवाब हमारे पास आ रहा है 2 एंड 4, ठीक है। तो मतलब जो आंसर हमारे पास 2 और 4 आया वो ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आया। देखें, जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था उसका आंसर भी 2 4 था। जब हमने 3 दफा कॉम्प्लीमेंट मालूम किया तब भी हमारा आंसर 2 4 आ रहा है।
इसका मतलब है हमारे पास जो ऑप्शन मिले हुए हैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर तो हमारे पास 1 और 3 आया था, ठीक है ना। तो बी ए का कॉम्प्लीमेंट ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जब ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया 2 4 आया, और जब हमने सिंगल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था तब भी 2 और 4 आया था। तो मतलब ये दोनों के आंसर सेम है और ऑप्शन में हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है 11, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 11 लिख देते हैं। अच्छा 11 हमारे पास है इफ ए सुपर सेट है बी का देन ए यूनियन बी इक्वल। ए क्या है, सुपर सेट है बी का, मतलब यहाँ मैं लिखकर बताऊं, ए सुपर सेट है बी का, ए सुपर सेट है बी का, और बी की तरफ से पढ़ेंगे तो है बी सबसेट है ए का, मतलब ए का सेट बड़ा है और बी का सेट छोटा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया देन ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए के ए वाला ही आएगा ना, क्योंकि बी सबसेट ए का है तो बी वाले तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। अब ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ए ऑप्शन के अंदर भी क्या आएगा, हमारे पास ए ही आ रहा है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमें जो वापस आंसर मिलेगा वो सेट ए के बराबर ही मिलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं 12 हमें क्या कहते हैं, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट जब हम बना रहे थे वेन डायग्राम के अंदर तो वो एक रेक्टेंगल शेप में बनता था। किस में था, रेक्टेंगल शेप में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 12 का रेक्टेंगल में ए है और यहाँ पर हम लिख देंगे रेक्टेंगल, ठीक है। और नेक्स्ट पर चलते हैं 13 में हमें क्या कहा गया है, 13 में हमसे पूछा गया इफ x, 6 इक्वल 2, y - 6 देन x + y। तो 13 में हमारे पास है x, 6 इक्वल है 2, y - 6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम आंसर बता सकते हैं। तो देखें ये ऑर्डर पेयर है ना, कॉमा हमें ये बता रहा है कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ब्रेसेस में लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट्स में। तो x इक्वल किसके होगा, देखें ये a है, a, b इक्वल c, d। तो a बराबर होता है c के और b बराबर होता है d के। तो a में हमारे पास x इक्वल किसका जाएगा, 2 के, ठीक है। और 6 इक्वल आ जाएगा y - 6 के, मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल के बाद वाले फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होता है। x इक्वल 2 के आ गया और यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट 6 है और इसका सेकंड कंपोनेंट है y - 6। तो 6 बराबर होगा y - 6 के। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू मालूम करें तो 6 + 6 इक्वल y हो जाएगा। माइनस का 6 था, इधर आके प्लस का 6, तो ये हो जाएंगे 12 इक्वल y, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि आप x + y करें तो क्या आंसर आएगा, x + y करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है 14 वो आ रहा है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये 13 भी हो गया। तो नेक्स्ट MCQ से MCQ 14, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इक्वल 100 एंड नंबर ऑफ B सेट का है 5, देन नंबर ऑफ सेट A के कितने होंगे। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से बताया गया है कि आपके पास जो A कार्डिन प्रोडक्ट है वो 100 के बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B कितने हैं, 5 हैं। तो A के बताने, मतलब A क्रॉस B करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100। नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B के कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने मालूम करना है A के, और जबकि एक हमारे पास B के जो एलिमेंट बताए गए हैं वो बताए गए हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं A क्रॉस 5 इक्वल 100, ठीक है। और A के तो हमने मालूम करना हमें पता नहीं है, तो क्या होगा A इक्वल 100 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई में है 5, डिवाइड में आ गया तो 5 on the 5, 5 to the 10 एंड 0 का 0। तो जो A के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे 20, ठीक है। कितने हो जाएंगे 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, A B C ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा C और आंसर क्या है हमारे पास 20, ठीक है। और इसका नेक्स्ट हमारे पास है अ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ रेंज डैश कोडोमेन, ठीक है। अभी हम फंक्शंस लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए हमने एक ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, तो ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमें क्या बताया गया था कि जब आपकी जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल में आ जाती है तो वो आपका ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव कहलाता है। जब जो आपकी कोडोमेन में रेंज बराबर हो जाती है, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है तो वो आपका सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब रेंज किसके बराबर होती है, कोडोमेन के, तो वो सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 16, अ फंक्शन इज कॉल्ड
इनटू इफ रेंज डैश कोडोमेन। अब हमने इनटू फंक्शन भी पढ़ा था, तो इनटू फंक्शन कब कहलाता है, जब हमारी रेंज क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन के, मतलब कोडोमेन के अंदर कोई एक एलिमेंट हमारा रह जाए इमेज बनाने में, ठीक है ना, तो वो कहलाता है हमारा इनटू फंक्शन। मतलब रेंज क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन के। तो इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन। मतलब कैसे इसका नंबर लिखना था, गलती हो गई, ये इस तरीके से आएगा और ये रोमन काउंटिंग के अंदर ये होता है 16। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा बी। बी ऑप्शन सही है, जो कि ये है प्रॉपर सबसेट। मतलब रेंज क्या होगी, प्रॉपर सबसेट होगी कोडोमेन के, तो वो कहलाता है इनटू फंक्शन। तो 17 एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि विच वन इज अ फंक्शन, कि फंक्शन कौन सा आपके पास रिलेशन कहलाएगा। तो देखें ये आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। देखिए हमारे पास यहां पर फर्स्ट हमें दिया गया है 2,5, 2,7 एंड 3,8। तो यहां पर देखें कि आपके पास जो 2,5 है, ये आपका 2 आपका क्या है, 2 आपका डोमेन है और 5 आपका रेंज है। तो हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था कि आपकी जो है ना वो डोमेन रिपीट नहीं हो सकती, रेंज रिपीट हो सकती है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखें 2 का जो रिलेशन है 5 के साथ है और 2 का रिलेशन वापस 7 के साथ है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में देखते हैं कि 6 का रिलेशन 7 के साथ है और 7 का 6 के साथ है और 6 का 8 के साथ है। मतलब डोमेन में 6 आपका रिपीट हो रहा है, डोमेन में 6 रिपीट हो रहा है, तो यह भी आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो 0,5 है, 6,0 है और 5,6 है। मतलब 0 की इमेज 5 के साथ, 6 की 0 के साथ और 5 की 6 के साथ। तो ये आपका फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन भी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। डोमेन में है 0, 6 और 5 और कोडोमेन में क्या रहा है 5, 0 और 6। तो ये आपका फंक्शन कहलाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और जो आपके पास फंक्शन है वो कौन सा है, 0,5 और है 6,0 एंड 5,6। तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, ये हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था 17.5 के। उसके अंदर हमें क्या बताया गया था कि जो आपका 1-1 कोरेस्पोंडेंस होता है वो आपका बाइजेक्टिव कहलाता है। कुछ चीजें याद रखने की होती हैं कि जिस तरीके से हमने 1-1 कोरेस्पोंडेंस पढ़ा था, तो पेज नंबर 30 पर आई थिंक ये लिखा हुआ था कि 1-1 कोरेस्पोंडेंस ऑलवेज आपका बाइजेक्टिव होता है। तो इसका आपका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहां पर लिखा जाएगा एमसीक्यू कौन सा है, 18। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस, 1-1 कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है 19 के इफ फंक्शन है n to r, मतलब नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, देन विच वन इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। नेचुरल नंबर हमारा डोमेन है और जो हमारी फंक्शन बन रहा है कोडोमेन वो हमारा रियल नंबर है। तो यहां पर देखेंगे नेचुरल नंबर में f of 5 इक्वल 6 के है, तो ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है। f of 7 भी आपका नेचुरल नंबर है, इसकी इमेज 8 आ रही है, ये भी पॉसिबल है। f of -2 की इमेज है 6, f of -2 तो हमारे पास डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि डोमेन हमारे पास n है। n है नेचुरल नंबर तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, आप लोगों को पता है, नेगेटिव नहीं होता नेचुरल नंबर। तो ये आपका नॉट पॉसिबल कहलाएगा, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन, जो कि हमारे पास क्या है, f of -2 इक्वल 6। ये आपका -2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, मतलब डोमेन में नहीं आता, तो इसलिए ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। जिसका लास्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है 20, उसमें हमें क्या बताया गया है कि विच वन इज कम्यूटेटिव। इनमें कम्यूटेटिव कौन सा है। अच्छा डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। यूनियन कम्यूटेटिव है, ये आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़े हैं, तो उसमें हमें पता है कि यूनियन आपका कम्यूटेटिव होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही कहलाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही है, जो कि यूनियन है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके 20 एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए रिव्यू एक्सरसाइज 17 के। तो आप इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें समझिए। इसी टाइप के और भी जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात की थी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी जो ईयरली फीस है वो है 500 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेंगे नोट्स मिलेंगे, ऑल बुक के नोट्स मिलेंगे और लेक्चर आपको इसमें मिलेंगे लेक्चर्स,
और इसके अलावा पर्सनल में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई इशू है, तो वो आपको इसके लिए जो भी हमसे पूछेंगे हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, उसमें आप जो भी हमसे पूछेंगे मैथ के बारे के अंदर, मैट्रिक क्लास की या 9th क्लास की, वो आपको आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट सेशन होंगे। ठीक है, IQ के क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा मॉडल पेपर होगा। मॉडल पेपर भी आपसे शेयर किया जाएगा। उसका मतलब ये कि जो पेपर होंगे बोर्ड के, उससे पहले आपको हम इंशाल्लाह इतना ट्रेन कर देंगे, इतना हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बता देंगे जो पेपर में आने वाले होंगे, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी बोर्ड के पेपर के अंदर। तो बेटा इन तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ 500 रुपीज़ फीस है और ये साल में आपने एक ही दफ़ा देनी है। मैट्रिक क्लास में है आप या 9th क्लास में है तो ये आपने एक ही दफ़ा पे करनी है पूरे साल के लिए। तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उस ग्रुप के अंदर मिलेंगी। तो आपको ग्रुप में किस तरीके से ऐड होना है, ये मेरा नंबर आपके सामने व्हाट्सएप का है। आपने इस नंबर पर मुझे अपना नाम, फादर नेम और सिटी का नाम और स्कूल का नाम लिखकर मुझे सेंड करना और साथ में क्लास लिखनी है, क्लास 9 है या क्लास 10 है। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।